गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है कि मणिपुर के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 2 बच्चे भी इन्वॉल्व थे। अब इस वजह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे नाखुश हैं सरकार से, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे इस पर्टिकुलर वायलेंस को रोकने के लिए। और इस वजह से जो लोकल लोग हैं उन्होंने बिष्णुपुर चूरा चांदपुर जो रोड है उसको भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। और पिछले 12 दिन से ये जो रोड है ये ब्लॉक ही हमें चलती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यहाँ पे बोला है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करें किसने इसको किया। अब यहाँ पर कोशिश तो जारी है, पर क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे चीज़ों की सड़कें ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से एनआईए को दिक्कत आ रही है अपनी इन्वेस्टिगेशन को करने के अंदर। इनफैक्ट मणिपुर ग्रुप्स ने यहाँ पे ये भी बोला है कि जो सरकार है उसको हम यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि इतने साल हो गए हैं अभी तक इस वायलेंस को कंट्रोल नहीं किया जा पाया। बट हालांकि अभी जो रिसेंटली नई सरकार यहाँ पे बनी है उन्होंने यहाँ पे कुछ एफर्ट ज़रूर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अब नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने यहाँ पे एक नागा डोमिनेटेड एरिया को यहाँ पे विजिट किया, एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक कुकीज जो एरिया है उसको यहाँ पे उनको क्रॉस करना पड़ा। और शायद पहले पर्सन बने हैं मीटी कम्युनिटी के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जिन्होंने यहाँ पे ये एफर्ट यहाँ पे किया है। तो कुछ साइन ज़रूर हैं कि सरकार के कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा पाए, ताकि लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है उसको बना पाए। बट फिलहाल अभी यहाँ पे वॉयलेंस की सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज डे है जो हम हर साल 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इस मौके के ऊपर हमारी टीम आपको सभी कोर्सेज के ऊपर बहुत ही अच्छे ऑफर्स लेकर आई है। जैसे आप प्रहार 2027 बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जो बच्चे 2028 की तैयारी कर रहे हैं वो संकल्प बैच के अंदर यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, और सिमिलरली 2029 वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हमारा प्रारंभ बैच है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर्स हैं ये 21 अप्रैल यानी कि सिविल सर्विसेज डे तक एप्लीकेबल रहेंगे। तो डेफिनेटली आप इन सबका यूज़ करें, एंड इनके जो कोर्सेज़ के लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज़ के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 20 अप्रैल 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें दोस्तों डिस्कस करना है वो है लांजिया सौरा ट्राइब के बारे में। सबसे पहले तो आप पिक्चर में जैसे इस ट्राइब के लोगों को देख रहे होंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्राइब है ना ये ओडिशा से बिलोंग करती है। अब ये ट्राइब जो है वो पीवीटीजी ग्रुप में आती है। अब पॉइंट आता है सर पीवीटीजी क्या है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। पीवीटीजी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं। देखो, पहले ना इनको पीटीजी बोला जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बट आगे जाके इनका नाम चेंज कर दिया गया पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब यहाँ पे हम इनको बोलते हैं। अब एक कमीशन है देभार कमीशन। दरअसल में इस कमीशन का जो क्राइटेरिया है हम उसी को इस्तेमाल करते हैं किसी ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी कैटेगराइज करने के अंदर। और इनके द्वारा 4 क्राइटेरियाज यहाँ पे बोले गए हैं। पहला है प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो ट्राइब है ना ये अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झुम कल्टीवेशन, हंटिंग गैदरिंग, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रीकल्चर से भी पहले लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है। सिमिलरली इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो या तो रुक गई है, स्टैग्नेंट हो चुकी है, या फिर डिक्लाइन कर रही है। लिटरेसी लेवल बहुत ही कम है, और सिर्फ ऐसा इकोनॉमी है जो अपना खर्चा कर पाए, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक सब्सिस्टेंस, अपना रोज़मर्रा की चीज़ों मैनेज कर पाए। बाकी इनके पास यानी कि गरीबी ही हमें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पीवीटीजीज। राइट। इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में है। सबसे ज़्यादा जो आपको पीवीटीज देखने को मिलती हैं वो है उड़ीसा के अंदर। इस 75 में से ना 13 कम्युनिटीज आपकी हैं जो कि पीवीटीजी में कैटेगराइज्ड हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और इसमें ही एक आपको लांजिया सोरा भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्राइब है ना ये अपने नेचर सेंट्रिक लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है। पॉइंट आता है इसका मतलब क्या है नेचर सेंट्रिक का। देखो, ये कोई भी इनका रिचुअल होता है तो वहाँ पर पेड़ इन्वॉल्व होते हैं,
नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, सूरज की पूजा, पेड़ों की पूजा, जंगलों की पूजा, ये सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। तो कहीं न कहीं नेचर के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। ओडिशा के जो घने जंगल होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। रायगढ़ एंड गजपति डिस्ट्रिक्ट जो है ना उड़ीसा का ईस्टर्न घाट्स में, वहाँ पर मेजरली यहाँ पे रहते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो म्यूज़िक, ड्रम, डांस, ये इनके रिचुअल्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। प्लस एट द सेम टाइम अपने कानों के अंदर ये बड़े-बड़े मेटल इयररिंग्स यहाँ पे पहनते हैं एंड टैटूज़ इनके आपको बॉडीज़ पे देखने को मिल जाएँगे। बेसिकली जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अपनी बॉडी पे परमानेंट टैटूज़ यहाँ पे करवाया करते थे, उनमें ज्योमेट्रिक कुछ साइन्स होते थे। पर आजकल जो नई-नई जनरेशन्स आ रही हैं, वो यहाँ पे परमानेंट नहीं, वो यहाँ पे टेम्परेरी डिज़ाइन वाले यहाँ पे टैटूज़ जो हैं, उनकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। अब आज के समय क्या हो रहा है ना, इनकी जो ट्राइब है, इनके कल्चर को काफ़ी ज़्यादा एक समय थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो जब चीज़ें मॉडर्नाइज़ हो रही हैं, तो इनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ हैं, वो या तो खत्म हो रही हैं या उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे मैंने टैटू प्रैक्टिस की बात करी ना, ये एक इनकी प्रैक्टिस के अंदर एक बदलाव ही है, इनके कल्चर में थोड़ा-सा चेंजेस ही देखने को मिल रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम अब देखो क्योंकि ये झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहीं न कहीं अब डाउटफुल है कि आगे इनका फ्यूचर कैसे यहाँ पे काम करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ना, उससे कहीं न कहीं ईस्टर्न घाट्स इम्पैक्ट हुए हैं एंड क्योंकि ये वहीं पर आपके रहते हैं, तो इनकी जो हैबिटेट है, वो भी यहाँ पे खतरे के अंदर आ गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लांजिया सौरा ट्राइब के बारे में, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएँगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है चिप फैब्रिकेशन प्लांट एट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ढुलेरा। अब देखो आप लोग जानते होंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स जो एसईजेड्स हम यहाँ पे बनाते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि प्रोडक्शन अच्छी खासी हो पाए वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे पॉलिसीज़ हम इतनी अच्छी दें, वहाँ पे एक्सपोर्ट को हम यहाँ पे बूस्ट करवाएँ। ये सारे फ़ोकस होता है ताकि ना वहाँ पे ना हम सस्ते रेट्स के ऊपर आपको लैंड वगैरह भी दे देते हैं, बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी सिम्प्लीफाई हो जाता है, रेगुलेशंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि भारत में भी जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जिसको हम फैब के नाम से जानते हैं ना, वो भारत में और अच्छे से एस्टैब्लिश हो। और पहला हमारा स्टेप जो है इसी में ये है कि भारत का पहला एस्टैब्लिश होने जा रहा है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एट ढोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन गुजरात में। अब इसमें क्या होगा, बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारत के अंदर ही आपकी चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी और भारत भी आगे जाके इस समय के अंदर क्या होगा, आत्मनिर्भर जो होता है, सेल्फ रिलायंस जो है हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको बना रहा है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और लगभग 91,000 करोड़ का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, इसमें आपको टोटल 66 हेक्टेयर का ये देखने को मिल जाएगा एंड ऐसा बताया जा रहा है कि जो हम चिप फैब्रिकेशन प्लांट यहाँ पे लगाएंगे ना, उससे कहीं न कहीं लगभग 21,000 नौकरियाँ यहाँ पे जनरेट होंगी, तो बहुत ही बड़ा नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी देखो भारत जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, ठीक है? ताइवान हो गया और अलग-अलग देश हो गया, तो इस तरह से भारत अगर इस सेक्टर में अच्छा करता है, तो जो निर्भरता है, ये हमारी कम हो पाएगी। एट द सेम टाइम देखो सेमीकंडक्टर्स तो हर एक चीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सब लोग जानते होंगे जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होते हैं ना, उनमें सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता ही होता है। तो जिस तरह से भारत और दुनिया भर के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इम्पोर्टेंस इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अपने देश के अंदर ये फैब्रिकेशन प्लांट्स के माध्यम से चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें। थोड़ा-सा हम सेमीकंडक्टर यूनिट्स के बारे में और जान लेते हैं। देखो सबसे पहले ना एक तो आप जानते होंगे कि एक होता है हमारा कंडक्टर, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी नाम से पास हो जाती है। एक होता है आपका इंसुलेटर जो कि रेज़िस्ट करता है। पर सेमीकंडक्टर क्या करता है ना, ये इनके बीच में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं उसकी मूवमेंट को और इसी रेगुलेशन की वजह से क्या होता है ना, कि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ के अंदर। पर दिक्कत पता क्या है कि इन चिप्स को बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना? ये जो इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट्स हो गया, सिलिकॉन वेफर्स हो गया, इनको बनाना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना चिप प्रोडक्शन जो होती है, उसको प्रोड्यूस करने में लगभग 3 महीने का समय लगता है और बिल्कुल नैनो स्केल के ऊपर जाकर आपको प्रिसाइज़ होना पड़ता है, तभी जाके आपकी ये चिप्स हैं जो बनती हैं। इसीलिए अपने आप में जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, आपको इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही साफ आपको कमरे चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन और डस्ट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी ये चीज़ें इधर-उधर हुई ना, उससे क्या होता है आपकी जो चिप्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। फिर
अगर आपको एक फैब्रिकेशन प्लांट आपको लगाना है तो 3 से 20 बिलियन डॉलर का आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बहुत मैसिव इक्विपमेंट भी चाहिए, लेज़र चाहिए, रोबोटिक्स चाहिए, प्रिसिजन ऑप्टिक्स चाहिए, तो बहुत बड़ा खर्चा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसको लगाने के लिए। एंड इवन अगर हम बात करें चिप्स की, तो चिप्स को प्रोड्यूस किया जाता है सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर। जितने बड़े वेफर्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा चिप्स वहाँ से आपको निकलेंगी, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, पर उनको लगाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा खर्चा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इतना आसान नहीं है फैब्रिकेशन प्लांट्स को लगाना, पर अच्छी बात है कि भारत इस कदम में भी यहाँ पे अपना मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर रहा है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है गेको क्रायोडेक्टलस जय जय आदित्य राय। एक्चुअली पता क्या है, पहली बात आप यहाँ पे समझना, यहाँ पर आप पिक्चर में समझ पाए होंगे गेकोस के बारे में। जब मैं बात करता हूँ ना गेको, गेको बेसिकली कुछ नहीं होता, ये आपकी लिजर्ड को ही यहाँ पे दर्शाता है। आपकी जो छोटी लिजर्ड्स होती है ना, उनको हम गेकोस बोलते हैं। और लिजर्ड में भी अगर मैं बात करूँ ना, ये लिजर्ड होती हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो मीट को कंज्यूम करती हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। अब ये होती हैं गेकोस। अभी क्या हुआ है ना, त्रिपुरा से एक गेको को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, एक डिस्कवर किया है, जिसका नाम ये रखा गया है। अब इसमें जो नाम है ना, इसमें आप सोच रहे होंगे सर ये जय आदित्य क्या है। देखो दरअसल में ना एक बहुत ही फेमस असम से हेर्पेटोलॉजिस्ट है। हेर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जूलॉजिस्ट जो कि आपके रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस की स्टडी करता है। तो उन्हीं के ऊपर हमने इस पर्टिकुलर जो स्पीशी है उसका नाम रख दिया है जय आदित्य। इन हेर्पेटोलॉजिस्ट का नाम क्या था, जय आदित्य पुरकास्त। ठीक है, तो इनका नाम के ऊपर ही हमने यहाँ पर ये जो गेको है इसका नाम यहाँ पे रख दिया है। तो ये यहाँ पे कहाँ से पाई गई है, त्रिपुरा से। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं इनके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखो ये जो पर्टिकुलर आपको लिजर्ड आपको देखने को मिल रही है, ये डिस्टिंक्ट है बाकियों से। जो उसको सबसे नज़दीकी रिलेटिव जो आपको देखने को मिलता है वो सेम है आपका क्रायोडेक्टलस, आपका त्रिपुरेंसिस। ये भी आपको पहले आपको डिस्कवर किया गया था त्रिपुरा से ही, तो इसलिए इसका नाम त्रिपुरेंसिस था। तो अभी जो रिसेंटली डिस्कवर करी गया वो है जय आदित्य। अब कुछ बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक तो ये है कि ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब मेजरली रात के समय ज़्यादा एक्टिव होती है। दिन के समय तो जो आपके ज़मीन के अंदर जो आपकी होल्स होते हैं, जो आपकी खुड जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर यहाँ पे जाके छुप जाते हैं। पर रात के समय यहाँ पर ये मेजरली निकलते हैं। बाकी जो फॉरेस्ट पैचेस हैं लोलैंड वाले, वहाँ पर आपको ये इनहैबिट आपको हैबिटेट इनकी देखने को मिल जाएगी। जो रिसर्चर्स हैं ना, इन्होंने यहाँ पे इसको डेटा डेफिशिएंट का दर्जा दिया है, क्योंकि देखो अभी तो हमने इनको डिस्कवर किया है, तो अभी आईयूसीएन स्टेटस बताना तो इनका बहुत मुश्किल है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने इनको डेटा डेफिशिएंट दिया है, पर आगे जाके हो सकता है कि इनकी जो आईयूसीएन असेसमेंट आए वो थ्रेटेंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब पॉइंट आता है कि सर क्या रीज़न रहा, क्या इससे पता क्या लगता है कि इसको हमने जो डिस्कवर किया है। देखो इसको डिस्कवरी से यही पता लगता है कि जो इंडो बर्मा रीजन है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी में आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड इनकी जो डिस्कवरी थी उससे जो कहीं ना कहीं आपको क्रायोडेक्टिलस जो स्पीशीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनका नंबर अब 31 हो चुका है। तो यानी कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है और नई नई डिस्कवरीज यहाँ पे देखने को मिले, एंड इससे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो और अच्छी इंप्रूव होती हुई देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक और है, वो भी आपका इकोलॉजी के साथ ही लिंक्ड है, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-2025। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ना बैट्स के बारे में बताता हूँ। देखो बैट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो लोगों के ना दिमाग में बैट्स के रिगार्डिंग काफ़ी खराब परसेप्शन आता है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम बैट का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि यार अच्छा कोरोना वायरस के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक पिक्चर आती है। पर बैट का ना अपने आप में इंपॉर्टेंस भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखो कि बैट्स आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना। अब बैट्स की अगर हम बात करें, देखो बैट्स आपके फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, इवन आपका जो नेक्टर होता है ना, जो आपको नेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये फीड करते हैं। और इसी वजह से पता क्या होता है, ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो भी यहाँ पे पॉलिनेटर का तरह काम करती हैं। उसी तरह से आपके बैट्स भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। आपके अलग अलग जगह पे जाके ना जो सीड्स हैं उसको डिस्पर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट जो है उसको रीजनरेट करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि जो बैट्स हैं वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं ना, तो डिग्रेडेड लैंड जो होती है उसको भी रिस्टोर करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके बैट्स का। फिर आपने देखा होगा कि इसी के साथ लिंक्ड, जैसे बैट्स बहुत सारे पेस्ट को कंज्यूम करते हैं, मॉस्किटोज को खाते हैं।
तो हमारे किसानों के लिए ये बैट्स है ना फ़ायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने बैट्स ने पेट्स को खा लिया, मॉस्किटोज़ को खा लिया, तो हमारी फसलों के ऊपर हमें पेस्टिसाइड्स का उतना ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। इससे किसानों को फ़ायदा होता है, उनकी क्रॉप यील्ड बेहतर निकल के आती है। तो बैट्स के ना फ़ायदे भी हैं। बाकी बैट्स भी क्या हैं, ये भी रात के समय ही एक्टिव होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉकटर्नल इन नेचर। इसके साथ ही साथ बात करें तो बैट्स जो है ना, वो इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सवाल आता है इको लोकेशन का मतलब क्या है? देखो, आप लोगों ने जैसे सोनार सुना है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो दरअसल में इको लोकेशन कुछ नहीं है, ये बायोलॉजिकल सोनार ही है। यहाँ पर पता क्या होगा, बैट्स क्या करेंगे, बैट्स जो हैं वो साउंड वेव्स जो होती हैं उनको एमिट करेंगे, ठीक है। अब साउंड वेव्स को होंगी, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर, मान लो किसी को हिट करेंगी, और वहां से हिट करके बैट के पास वापस आएंगी। तो बैट को पता लग जाएगा कि यार जो सामने हंटिंग के लिए जो मैं चीज़ हंट करना चाह रहा हूँ वो कितनी दूर है, उसके बारे में मुझे कंप्लीट एक आइडिया मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं इको लोकेशन। तो नेविगेशन के लिए और हंटिंग के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं बैट्स। और सिर्फ बैट्स ही नहीं, इवन आपकी जो डॉल्फिन्स होती हैं ना, वो भी ये सेम चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। बाकी इनकी रही बात हैबिटेट की, तो आपको गुफाओं में, ट्रीज में और बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ देखो, अलग अलग प्रकार के बैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर आप दूं, जैसे आपका कोलार लीफ नोज्ड बैट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सलीम अली फ्रूट बैट है, ये इंडेंजर्ड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और सबका आईयूसीएन स्टेटस आपको अलग अलग देखने को मिलता है। अब आज के समय ना, बैट की पॉपुलेशन को बहुत बड़े खतरे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपने अर्बनाइजेशन कर दिया, तो आपने जो अलग अलग जगहें थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इनको दिक्कत आती है क्योंकि इनका हैबिटेट खत्म हो जाता है। उसके साथ ही साथ इकोसिस्टम को जब डिस्ट्रॉय होगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उनको भी सर्वाइव करने में डिफिकल्टी आएगी। फिर लोगों के अंदर ना स्टिग्मा है इनके रिगार्डिंग। क्यों स्टिग्मा क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है यार इनसे तो ना बीमारियां फैलती हैं इंसानों के अंदर, तो लोग इनको मार देते हैं। उस वजह से भी इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी फेस होती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से भी दिक्कत आती है। पॉलिसीज़ में भी इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसी कोई खास इनकी पॉलिसीज़ बनाती नहीं है। तो ये सभी चीज़ों की वजह से हमें दिक्कत आती है। बाकी हमारे पास इनके रिगार्डिंग प्रॉपर डेटा ही नहीं होता। प्रॉपर डेटा ही नहीं होगा तो प्रॉपर रिसर्च कैसे हो पाएगी, राइट? बाकी देखो, इनके साथ जो डिजीजेज एसोसिएटेड हैं बहुत सारी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ना दरअसल में बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं बैट्स, तो इस वजह से बीमारियां भी ज़्यादा फैलती हैं। जैसे आप नीपा वायरस की बात करो, तो नीपा वायरस जो था ना, वो भी कहीं ना कहीं उसके कारण फ्रूट बैट्स ही थे, क्योंकि फ्रूट बैट में ये प्राइमरी रिजर्वायर मतलब नीपा वायरस का यही है। और जो फ्रूट्स को इन्होंने खाया या डेट पाम को, तो इस वजह से लोगों तक ये फैलता है। मार्बर्ग वायरस की बात करें, वो भी फ्रूट बैट से ही फैलता है। कोरोना वायरस का भी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर आपको यहाँ पे बैट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से लोगों के अंदर ना इनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने यहाँ पे इनके रिगार्डिंग स्टडी करी है। किसने स्टडी करी है ये? बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा। अभी तक भारत के अंदर कभी बैट का असेसमेंट नहीं हुआ था, पहली बार बैट्स का असेसमेंट भारत के अंदर हुआ है। और लगभग 135 बैट स्पीशीज के बारे में हमें यहाँ पे डेटा मिल पाया है। क्या डेटा मिला है? देखो, पहली चीज तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, 35 तो ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम डेटा हम निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत डेटा की डिफिशियंसी है। पर जो लगभग 135 स्पीशीज जो स्टडी करी ना, उनमें 16 एंडेमिक निकली, 7 जो है वो आईयूसीएन थ्रेटेंड है, और इनफैक्ट उनमें काफी सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ज्यादातर जो स्टडी करी गई वेस्टर्न घाट्स के अंदर करी गई। नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज और आइलैंड्स यहाँ पे उनको अच्छे से स्टडी यहाँ पे हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कोशिश यही है कि अच्छे से हम इनको स्टडी करें। और इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि देखो यार, लोगों के दिमाग में ना ब्लैड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन है, तो उस नेगेटिव परसेप्शन को हमें ठीक करना होगा, क्योंकि इनके फ़ायदे भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो कोशिश यही है कि आगे जाके और अच्छी यहाँ पे हम पॉलिसीज़ बनाएंगे इनके रिगार्डिंग। इनको जो खतरे होते हैं जूनोटिक डिजीजेस के, जो इंसानों तक जो फैलती हैं, उनके रिगार्डिंग हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ। एंड अकॉर्डिंगली इनके जो रोल है, चाहे वो पॉलिनेशन के अंदर हो, पेस्ट कंट्रोल के अंदर हो, सीड डिस्पर्सल के अंदर हो, उसको हम यहाँ पे अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएँ। दैट इज द एंटायर फोकस। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज रिगार्डिंग AIGEG, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। देखो, सरकार ने एक ग्रुप बनाया है ताकि AI को रेगुलेट करने के लिए, AI को प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक साथ मिलके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करें। उसी को बोलते हैं हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। तो इसको बनाया गया है बाय द मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे आ पाएं, अलग अलग आपकी मिनिस्ट्री साथ मिलकर काम कर पाएं। दैट इज द एंटायर फोकस। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा ना, इसको चेयर किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे
अश्विनी वैष्णव जी, जो कि आज के समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे इसको चेयर करेंगे। और साथ साथ वाइस चेयरपर्सन होंगे आपके स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो मिनिस्टर हैं, दैट इज जितिन प्रसाद जी। इसके अलावा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब भी इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड कोशिश यही होगी कि देखो यार, जैसे एआई के आने से कुछ ना कुछ मार्केट में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का खतरा है, हमें एआई को इनोवेट तो करना है पर रिस्पॉन्सिबली करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो यहाँ पे यही पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे इसको देखने वाला है। तो इसको यहाँ पे सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, जो कि इनको गाइडेंस वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करती रहेगी। तो इनको जो बोला गया है काम यही है कि आप एक प्रॉपर नेशनल एआई स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाइए, आपस में मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट करिए, ताकि एक अच्छी अप्रोच यहाँ पे हमारे सामने निकल कर आ पाए। हमें जो एआई सिस्टम बनाने हैं वो सेफ, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया था ना कि बायस वगैरह कम करना है। बायस का मतलब है, जैसे अगर आप, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आप किसी पर्सन सॉरी एआई सिस्टम को बोलेंगे ना कि एक पर्सन की फोटो बनाओ जो लिख रहा हो, तो एआई जो है ना वो एक राइट हैंडेड पर्सन की फोटो बनाएगा जो राइट हैंड से लिख रहा हो। तो यानी कि एआई जो है वो लेफ्ट हैंड वालों के साथ बायस्ड है। तो ऐसे बायस्ड, ऐसे प्रिवेसी कंसर्न मिसयूज ना हो, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे ठीक करना है। इसके लिए हमारे पास पॉलिसीज होनी चाहिए। फिर एआई का इम्पैक्ट होता है जॉब्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे काम करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो एआई में भारत कहाँ पे जाना चाह रहा है, कैसे बेस्ट प्रैक्टिस को इंश्योर करेगा, ये हर एक चीज़ यहाँ पे एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप का यहाँ पे फंक्शन रहेगा। एंड डेफिनेटली जिस तरह से एआई हर एक सेक्टर के अंदर आ रहा है, उस वजह से इस पर्टिकुलर ग्रुप का जो रोल है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। इवन अगर हम बात करें ना, तो पिछले कई सालों से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि हमें काम करना होगा। तो दरअसल में ना, हम इकोनॉमिक सर्वे की जो अपनी जो रिकमेंडेशंस थी उसको भी यहाँ पर देखेंगे, प्लस एआई गवर्नेंस जो गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी हैं उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ताकि उनको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाएँ एंड लोगों तक एआई का फ़ायदा पहुँचे और जो नुकसान हो सकता है एआई से वो कम से कम हो पाए। दैट इज़ द एंटायर फोकस ऑफ दिस ग्रुप। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कल मतलब मैंने सैटरडे जो होमवर्क दिया था, एक था मेमफ्लेशन के बारे में। अब मैंने आपको बताया था मेमफ्लेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है मेमोरी और आपका इन्फ्लेशन। तो मेमोरी इन्फ्लेशन का मतलब क्या था कि सेमीकंडक्टर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई के बीच में मिसमैच होता है ना, उस वजह से ये दिक्कत आती है। तो पॉइंट यही है कि मेमोरी चिप्स की जो है आपका सेमीकंडक्टर्स की, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पर उतनी सप्लाई नहीं है। एआई डेटा सेंटर्स के लिए इनका इस्तेमाल होना पड़ रहा है। इस वजह से आपका जो महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल रही है उसको हम बोलते हैं मेमफ्लेशन। तो डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। इसीलिए स्टेटमेंट वन अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ऑस्ट्रिया की बात करें तो देखो, ऑस्ट्रिया पोलैंड के साथ बॉर्डर टच नहीं करता, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट होगा। बात रही एनबीएफसी की, तो बिल्कुल एनबीएफसी जो है वो आपका कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, दैट इज करेक्ट। और हमने इनका बैंक से डिफरेंस भी देखा था कि कैसे इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, डीआईसीजीसी के अंतर्गत इंश्योर्ड नहीं होते, है ना, बैंकिंग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं बनते। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।